हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। तो बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा का विषय पढ़ेंगे। 11वीं कक्षा में हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति क्या होती है, इसका क्या अर्थ है और इस नई आर्थिक नीति को लागू करने की सरकार को आवश्यकता क्यों आन पड़ी, ये हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। जो हमारी नई आर्थिक नीति है, जो 24 जुलाई 1991 को सरकार के द्वारा लागू की गई, उस नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो जो हमारी नई आर्थिक नीति थी, जो कि एलपीजी की नीति थी, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम एलक्यूपी के स्थान पर ये एलपीजी की नीति थी। एल यानी कि लाइसेंस के स्थान पर हमने लिबरलाइजेशन को ले आए, कोटा के स्थान पर हम प्राइवेटाइजेशन को ले आए और परमिट के स्थान पर ग्लोबलाइजेशन। तो यही तीन जो एलपीजी है, यही इस नई आर्थिक नीति की विशेषताएं भी हैं। एल यानी कि लिबरलाइजेशन, जिसे क्या कहेंगे हम, उदारीकरण। पी यानी कि प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और तीसरी चीज जी यानी कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो जो नई आर्थिक नीति थी, उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसका एलपीजी होना, यानी कि उसका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का होना है। तो आज इस वीडियो में जो इस नई आर्थिक नीति की विशेषताएं हैं, उनमें से जो पहली विशेषता उदारीकरण, उसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो उदारीकरण क्या होता है या लिबरलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अगर हम उदारीकरण शब्द को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, तो उदारीकरण शब्द दो शब्दों से, उदारीकरण, उदार और करण, यानी कि उदार होना क्या होता है, आम बोलचाल की भाषा में भी उदार होना यानी कि नर्म होना। उदार होना किसी के प्रति, यानी कि किसी के प्रति हमारा व्यवहार बहुत नर्म होना, सॉफ्ट होना। कुछ वैसा ही अर्थ यहाँ पर भी है। उदारीकरण का अर्थ है कि सरकार अब जो पहले सरकार के कड़े नियम थे, कड़े प्रतिबंध थे, कड़े कानून थे, उनके प्रति अब सरकार नर्म हो गई थी, उदार हो गई थी। हम सभी ने पढ़ा कि जब 1951 में योजना आयोग लागू किया गया, वहां पर सरकार ने क्या भी किया था कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसे अपनाया था, और उसके अंदर भी सरकार ने जो सरकारी या सार्वजनिक जो अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर अधिक ध्यान दिया था। जो निजीकरण था या जो अन्य जो हमारी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी, उसको सीमित कर रखा था, कंट्रोल में कर रखा था। लेकिन अब सरकार ने देखा इतने लंबे समय से कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर इतना अधिक ध्यान दिए जाने के बावजूद भी सरकार लगातार घाटे में चल रही थी। हमारा जो राजकोषीय घाटा था वो लगातार बढ़ रहा था, हमारा भुगतान संतुलन वो घाटे में जा रहा था। तो बहुत सारी जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे वो सब घाटे में चल रहे थे, नुकसान में चल रहे थे। तो सरकार नई आर्थिक नीति लेकर आई, और उस नई आर्थिक नीति में सरकार ने उदारीकरण को अपनाया, यानी कि सरकार के द्वारा जो कानून, जो प्रतिबंध, जो कंट्रोल लगाए गए थे, उन कंट्रोलों से अब छूट दे दी गई उनके अंदर, या हम कह सकते हैं कि उनसे बिल्कुल ही मुक्ति दे दी गई। तो उदारीकरण का अर्थ क्या हुआ कि सरकार के द्वारा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या जो भौतिक नियंत्रण लगाए गए थे, जो नियम कानून बनाए गए थे, जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उनसे मुक्ति। उदारीकरण का अर्थ उनके प्रति, उन नियमों कानूनों के प्रति उदार हो जाना, यानी कि उनके अंदर छूट दे देना, उनसे मुक्ति दे देना। तो ये तो हुआ लिबरलाइजेशन का, उदारीकरण का अर्थ। सरकार द्वारा लगाए गए भौतिक और अप्रत्यक्ष नियंत्रणों में छूट। अब जो ये उदारीकरण की नीति अपनाई गई, इसके अपनाने के फलस्वरूप सरकार ने क्या क्या चेंज किए, क्या क्या तरीके अपनाए, जिससे हम कह सकते हैं कि सरकार ने उदारीकरण को अपनाया। अब सरकार पहले की बजाय नर्म हो गई, उदार हो गई, कैसे कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो सरकार ने की वो क्या किया कि लाइसेंस व पंजीकरण को क्या कर दिया, अब समाप्त कर दिया। पहला उपाय है ये उदारीकरण का। उदारीकरण के तहत, लिबरलाइजेशन के तहत सरकार ने जो लाइसेंस लागू किए थे, जो लाइसेंस के स्थान पर सरकार क्या लेकर आई थी, लिबरलाइजेशन। तो सरकार ने जो लाइसेंस लागू किया था, जो पंजीकरण लेने की जो बात कही थी, उन सभी नियमों को, कानूनों को समाप्त कर दिया गया। अब लोगों को कोई नया उद्योग स्थापित करने के लिए, कोई नया काम शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की या उसे पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं रही। तो पहला उपाय उदारीकरण के तहत क्या हुआ कि लाइसेंस और पंजीकरण को अब बिल्कुल समाप्त कर दिया गया।
अब जब उसके ऊपर लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, लोगों को पंजीकरण नहीं करवाना पड़ेगा, यानी कि लोगों की जो मुश्किलें थी तो वो अब उसको समाप्त कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो सबसे पहला स्टेप ये उठाया गया। दूसरा कदम क्या किया गया? दूसरा कदम किया गया एकाधिकारी कानून में छूट। हम इसे एमआरटीपी जो कानून था उसे एकाधिकारी कानून कहा गया। इसके अंदर भी छूट कर दी गई। तो क्या था ये कानून? इस कानून के तहत जो 1991 की नीति लागू की गई, इससे पहले ये कानून था। तो इस कानून के तहत क्या था कि जो भी कंपनियां थी, जो भी हमारे 100 करोड़ से अधिक की जो कंपनियां थी, उन कंपनियों के ऊपर सरकार ने कुछ नियंत्रण, कुछ कठोर प्रतिबंध लगा रखे थे। तो उससे अधिक जो होता था, वो जो प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों को अब हटा दिया गया। 100 करोड़ की जो कंपनी है या 100 करोड़ से ऊपर जो जाएगी, उन सभी कंपनियों के ऊपर सरकार ने कुछ बहुत कंट्रोल्स लगा रखे थे, प्रतिबंध लगा रखे थे। अब उन नियमों कानूनों के अंदर सरकार ने क्या कर दी? छूट कर दी। यानी कि अब वो 100 करोड़ से ज्यादा कितने करोड़ तक और ऊपर तक भी वो अपनी फर्म को बढ़ा सकते हैं, वो और अधिक निवेश कर सकते हैं। तो एकाधिकारी कानून के अंदर ये छूट कर दी गई। अब जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने थे या जो कंपनियों के मालिक थे, वो अब अपने कंपनी को और आगे तक अपने पैमाने को बढ़ा सकते थे। तो उनको ये छूट मिली, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। पहले क्या था, क्योंकि उनके ऊपर इस प्रकार के प्रतिबंध थे, तो वो आगे और अधिक अपने पैमाने को बढ़ाने के प्रति उत्साहित नहीं थे। तो इस तरह से दूसरा कदम जो उठाया गया वो क्या किया गया? एकाधिकारी कानून में अब छूट कर दी गई। सरकार पहले की बजाय अधिक उदार हो गई, क्योंकि अब कंपनियां, अब बड़े बड़े औद्योगिक घराने अपने पैमाने को, अपनी कंपनियों को 1 से 4, 2 से 5, 6 वो अब अपना स्केल बढ़ा सकते हैं। अगला क्या उपाय किया गया? तीसरे नंबर पर विस्तार व उत्पादन की स्वतंत्रता। सरकार यहाँ पर भी कैसे उदार हो गई कि अब सरकार ने ये छूट दे दी कि कोई भी कंपनी, कोई भी औद्योगिक घराना अपना विस्तार कर सकता है, अपनी एक ब्रांच से और अधिक ब्रांचें वो अब खोल सकता है। उत्पादन की भी अब कोई सीमा नहीं थी। पहले सरकार के द्वारा ये नियंत्रण किया जाता था कि किसी भी वस्तु का कितना उत्पादन करना है, कैसे करना है, बहुत सारे प्रतिबंध थे। तो अब वो सभी निर्णय कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कैसे करना है, कैसे तरीके का प्रयोग करना है, क्या कीमतें रखनी है, इन सब की क्या थे? इन सब की ऊपर नियंत्रण था। तो अब वो नियंत्रण नहीं रहा। अब वहां पर सरकार ने स्वतंत्रता दी थी। तो कंपनियां अपना विस्तार कर सकती थी, अपना उत्पादन जितना चाहे वो उतना उत्पादन कर सकती थी, अपनी कीमत वो रख सकती थी। तो ये सब चीजें क्या की कर दी गई? उदारीकरण कर दिया गया। इनमें सरकार ने लोगों को छूट दे दी। अगला क्या उपाय किया गया? नंबर 4 उपाय है लघु उद्योगों की निवेश सीमा में वृद्धि। निवेश सीमा यानी कि इन्वेस्टमेंट। जो लघु उद्योग थे, उन लघु उद्योगों के अंदर जो भी सीमा रही थी, उस सीमा के अंदर अब बढ़ोतरी कर दी गई। जैसे अति लघु उद्योग जो हैं, उनके अंदर 25 लाख तक की, जैसे पहले कम लाख में थी, 5 लाख तक की थी, तो उसे 25 लाख कर दिया गया। जो लघु उद्योग थे, उनके अंदर 1 करोड़ तक की उनकी कुछ सीमाएं थी कि भाई कितने करोड़ तक का इन्वेस्ट करने के बाद 5 लाख करोड़ तक का इन्वेस्ट जिन उद्योगों में होता है, उन्हें अति लघु उद्योग, तो उसकी सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। ऐसे ही जो और भी कम थे, जैसे लघु उद्योगों की अगर हम बात करें तो उसकी सीमा को 1 करोड़ कर दिया गया, और वर्तमान में तो ये सीमा हमारी 5 करोड़ है। तो जो निवेश सीमा थी, जो छोटे लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उनके अंदर जो लिमिट थी कि भाई इतने तक के उद्योगों को हम इस श्रेणी के अंदर रखेंगे, तो उस सीमा को, उस निवेश की लिमिट को अब बढ़ा दिया गया, उसके अंदर वृद्धि कर दी गई कि उससे अधिक भी आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और अब भी वो किसकी गिनती में आएंगे? लघु उद्योगों की ही गिनती में आएंगे। तो एक ये छूट कर दी गई। इसके बाद अगला जो उपाय अपनाया गया वो उपाय था पूंजीगत पदार्थों के आयात की स्वतंत्रता। अब आप सभी को पता है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जब नए नए उद्योगों की स्थापना होगी, नई कंपनियों की स्थापना होगी, तो उनको मशीनरी की, पूंजीगत पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। और जो पूंजीगत पदार्थ, जो मशीनें हमारे देश के अंदर नहीं है, तो वो हमें विदेशों से भी मंगवानी पड़ेगी, उनका आयात करना पड़ेगा। लेकिन 1991 की जो नीति थी, उस नीति से पहले जो नीति थी, उस नीति में आयातों के ऊपर भी प्रतिबंध थे। हमने पीछे पढ़ा था, आयातों के ऊपर बहुत कड़े प्रतिबंध थे, क्योंकि इससे हमारा भुगतान संतुलन क्या होता है? प्रतिकूल होता है। तो पूंजीगत पदार्थों के आयात के ऊपर जो कंट्रोल्स थे, जो सीमाएं थी, अब उन सीमाओं में छूट दे दी गई, अब उसे स्वतंत्र कर दिया गया। तो अगला उपाय कि कोई भी कंपनी, कोई भी उद्योग अपने उद्योग को और अधिक बढ़ाने के लिए या मशीनों का आयात करने के लिए अब वो क्या है? स्वतंत्र है। अब उसके ऊपर कोई कड़े कंट्रोल्स नहीं है।
तो ये भी उदारीकरण के फलस्वरूप ये उपाय किया गया। अगला उपाय किया गया, टेक्नोलॉजी के आयात की भी छूट दी गई। टेक्नोलॉजी के अंदर हम सोच सकते हैं कि जो भी आईटी है हमारा, उस आईटी सेक्टर की या कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो हमारे देश के अंदर नहीं है, दूसरे देशों के अंदर वो अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो हम उस अच्छी टेक्नोलॉजी को अपने देश के अंदर ला सकते हैं, आयात उसका कर सकते हैं। इस चीज की भी छूट दी गई। तो ये सारी चीजें उदारीकरण के अंदर सबके अंदर छूट दी गई है। जितने भी कंट्रोल्स थे उन कंट्रोल्स के ऊपर छूट दे दी गई, उन कंट्रोलों को समाप्त कर दिया गया, उनसे मुक्ति दे दी गई। इसके पांचवें के बाद जो हमारा सातवां जो उपाय है वो क्या किया गया कि ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण। ब्याज दर जो हमारी बैंकिंग प्रणाली थी, बैंकों से लोग उधार लेते थे और उधार लेकर वो अपना अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करते थे। तो उस इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, उस उधार लेने के लिए जो ब्याज की दरें थी, वो ब्याज की दरें आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती थी। आप सभी को पता होना चाहिए कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा भारत देश का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक यानी कि सबसे बड़ा बैंक है, मुख्य बैंक है। जो बाकी के सभी बैंक हैं वो केंद्रीय बैंक के अंडर में आते हैं। केंद्रीय बैंक जो नियम बनाता है, बाकी सभी बैंकों को वो नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तो 1991 की नीति से पहले जो ब्याज दरों का निर्धारण था वो आरबीआई करता था और हर एक बैंक उसको फॉलो करता था। लेकिन अब उदारीकरण के फलस्वरूप क्या किया गया कि जो ब्याज दरों का निर्धारण है वो अब आरबीआई को करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक बैंक अपनी ब्याज देने की जो दर थी, इंटरेस्ट रेट जो थी, उसका निर्धारण करने के लिए अब वो स्वतंत्र था। वो अपने हिसाब से अब अपनी कोई भी ब्याज की दर निर्धारित कर सकता था। तो ये भी छूट दे दी गई कि ब्याज दरों का निर्धारण आप वो स्वयं कर सकते थे। हर एक कमर्शियल बैंक अपने बैंक की निर्धारण, अपने ब्याज की दर का निर्धारण स्वयं कर सकता था। आठवां जो उपाय किया गया वो किया गया करों में सुधार। तो करों में सुधार के अंतर्गत क्या किया गया कि 1991 से पहले जो कर नीति थी, वो कर नीति जो टैक्स जो लगाया जाता था वो बहुत ही ऊंची रेट्स के ऊपर लगाया जाता था। तो जब बहुत भारी भरकम या बहुत बड़ी दरों के ऊपर टैक्स लगाया जाता था तो उसके बहुत से विपरीत उसके परिणाम भी निकलते हैं। क्या परिणाम हुए कि लोगों के अंदर टैक्स ना देने की भावना पैदा हो गई, क्योंकि टैक्स बहुत ऊंचे थे तो लोग टैक्स की चोरी करने लगे। टैक्स की चोरी करने से अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान हो रहा था। तो यहाँ पर ये सुधार किया गया कि जो टैक्स की रेट्स थी, जो टैक्स लगाने की जो दरें थी, उनको कम किया गया। जब टैक्स की दरें कम होंगी, कम ब्याज देना पड़ेगा, तो लोग करों की चोरी को करना कम करेंगे, क्योंकि कम जो ब्याज की दर, कम जो टैक्स की रेट्स थी उसको देने के लिए वो आराम से तैयार हो जाते थे। तो इससे कलेक्शन बढ़ा, करों का जो कलेक्शन है वो बढ़ा और लोगों ने जो कर चोरी करना और जो गलत तरीके थे उनको अपनाना बंद किया। तो ये बहुत सारे उपाय किए गए। उदारीकरण के तहत ये सारे स्टेप्स उठाए गए। हमने एक एक करके 8 स्टेप्स को पढ़ा। ये सब के सब स्टेप्स उदारीकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा लागू किए गए। इसके अलावा जो अगली विशेषता निजीकरण और वैश्वीकरण की विशेषता है उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हमने उदारीकरण क्या होता है, यानी कि जो नियंत्रण थे, प्रत्यक्ष नियंत्रण थे, भौतिक नियंत्रण थे सरकार की, उनके द्वारा मुक्ति, ये हमने पढ़ा। और इस मुक्ति के तहत सरकार ने क्या क्या उपाय अपनाए वो हमने पढ़ा। यहाँ पर मैं एक चीज को और कहना चाहूंगी कि जो उदारीकरण की नीति है और एक शब्द और आता है एबंध नीति। एबंध नीति बोलते हैं हम, और इसे एबंध नीति का एक और नाम भी है हस्तक्षेप की नीति। इंग्लिश में हम बोलेंगे लेसेस फेयर। तो ये दो चीजें, हस्तक्षेप या अबंध, ये दो चीजें जो हैं ये उदारीकरण से अलग है। ये दोनों एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। अबंध या हस्तक्षेप क्या होता है, जिसके अंदर सरकार बिल्कुल भी अर्थव्यवस्था के अंदर या अर्थव्यवस्था के कामों के अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती। सरकार का काम केवल और केवल लोगों को न्याय देना और जो विदेशी आक्रमण होते हैं उनसे सरकार को बचाना। तो वो अर्थव्यवस्था या वो नीति जिसके अंतर्गत सरकार बाजार अर्थव्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप ना करे, कोई भी हस्तक्षेप ना करे, वो सिर्फ कानून व्यवस्था को संभाले और जो बाहर से आक्रमण है उनसे सरकार देश की रक्षा करे, तो वो हमारी हस्तक्षेप की नीति होती है। लेकिन उदारीकरण के अंतर्गत सरकार हस्तक्षेप करेगी, सरकार का कंट्रोल हर परिस्थिति पर बना रहेगा, लेकिन वो उनके अंदर कुछ छूट दे रही है, कुछ उदार हो रही है, नरम हो रही है।
तो उदारीकरण और अबंध या हस्तक्षेप दो अलग अलग चीजें हैं, ये बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। उदारीकरण क्या है और उदारीकरण के क्या क्या उपाय है ये हमने विस्तार से पढ़ा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे निजीकरण और वैश्वीकरण।